आप लोगों का टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वन शॉट क्लास से कुछ भी नहीं छूटेगा। जी, और आज की इस गहन चर्चा का जो हमारा मेन फोकस है वो जीव विज्ञान का आधार यानी फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी पर है। बिल्कुल। और जो भी छात्र एसएससी, रेलवे, बीपीएससी या बीएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये सेशन एक ऐसा मास्टर क्लास होने वाला है जहां से सीधे सवाल बनते हैं। एकदम सही कहा। और हमारा मिशन ना केवल तथ्यों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ना या उसे रटवाना नहीं है। हाँ, रटने से तो काम वैसे भी नहीं चलता आजकल के एग्जाम्स में। जी बिल्कुल। असल में जब हम जीव विज्ञान की उत्पत्ति या उसके अध्ययन के दायरे को समझते हैं और अरस्तू से लेकर ल्यूवेनहॉक तक के उन महान वैज्ञानिकों के काम को गहराई से देख लेते हैं तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो परीक्षा में सवाल कैसे भी घुमाकर पूछा जाए उसका सटीक जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। यही तो सबसे जरूरी बात है, कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम बुनियाद से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। जब हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये बायोलॉजी शब्द आखिर आया कहाँ से। हाँ, इसके ग्रीक मूल को समझना होगा यहाँ पे। हाँ, ग्रीक मूल। तो अगर इसे देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायोस, जिसका मतलब होता है सजीव या लिविंग। जी, सजीव। और दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सजीवों का अध्ययन। एकदम सटीक। और जब हम इस सजीवों के अध्ययन की बात करते हैं ना तो इसका दायरा बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। मतलब किस तरह का दायरा? अगर हम इसके स्कोप को देखें तो इसे मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में मतलब 6 अलग-अलग कैटेगरीज में स्पष्ट रूप से बांटा गया है। अच्छा, 6 श्रेणियां। जी, सबसे पहले आते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। फिर प्रोटोजोआ, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम अमीबा को मान सकते हैं। बिल्कुल, अमीबा तो सबने पढ़ाई होता है स्कूल में। हाँ। इसके बाद आते हैं कवक यानी फंगस, फिर शैवाल या एल्गी, उसके बाद पौधे और अंत में आते हैं जंतु यानी एनिमल। बाप रे, ये तो एक बहुत ही लंबी छलांग है। मतलब हम एक ऐसे सूक्ष्म जीवाणु या अमीबा से बात शुरू कर रहे हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं देख सकते। और ये बात जारी है विशालकाय पौधों और जंतुओं तक। यही तो बायोलॉजी की खूबसूरती है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी सजीव हैं और जीव विज्ञान के इस विशाल दायरे में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। सही कहा। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस दायरे में एक बहुत ही बड़ा पेच भी है। हाँ, पेच तो है, एक अपवाद है। बिल्कुल, अपवाद। इन 6 श्रेणियों की मुख्य लिस्ट के बाद एक 7वां बिंदु भी आता है जो सजीवों की इस सीधी लिस्ट में पूरी तरह फिट नहीं बैठता, और वो है विषाणु यानी वायरस। वायरस, ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग तो है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, मतलब चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जी। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब है कोई चीज या तो जिंदा होगी या फिर निर्जीव होगी, ये बीच का क्या मतलब हुआ? इसे ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। वायरस असल में एक तरह से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के स्लीप मोड की तरह रहता है। स्लीप मोड, अच्छा। हाँ, सोचिए, जब तक ये किसी जीवित शरीर या कोशिका के बाहर है तो ये बिल्कुल एक निर्जीव धूल के कण जैसा है। ये कुछ भी नहीं करेगा। मतलब एकदम शांत पड़ा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये किसी इंसान, जानवर या पौधे के शरीर के संपर्क में आता है और अंदर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। एकदम से एक्टिव हो जाता है। ये तुरंत सजीवों की तरह काम करने लगता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। कमाल है। इसीलिए इसे अपवाद माना गया है और उन 6 सजीवों की मुख्य लिस्ट से अलग हटाकर इसे 7वें नंबर पर रखा गया है। ये कंसेप्ट वाकई में परीक्षा में कैंडिडेट्स को फंसा सकता है। सीधा सवाल आ सकता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, और जवाब है वायरस। बिल्कुल, यही सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। अच्छा, हमने बायोलॉजी शब्द के ग्रीक मतलब को तो समझ लिया कि बायोस और लोगोस, लेकिन इस शब्द को सबसे पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन अचानक किसी ने उठकर कह दिया कि चलो आज से इसे जीव विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसका बाकायदा नामकरण साल 1801 में 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। 1801 में? कौन थे वो 2 वैज्ञानिक? वो थे लेमार्क और ट्रिवेरेनस। लमार्क और ट्रिवेरेनस। जी, ये साल 1801
और ये दोनों नाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1801 से पहले भी लोग जंतुओं और पौधों के बारे में जानते थे। हाँ, अध्ययन तो होता ही था पहले भी। उनका अध्ययन भी करते थे। लेकिन उन सभी अलग-अलग अध्ययनों को एक ही विषय यानी जीव विज्ञान के एक छाते के नीचे लाने का जो काम था ना, वो इन दोनों ने ही किया। यानी लेमार्क और ट्रिविरेनस ने इस विषय को उसकी एक स्वतंत्र पहचान दी। बिल्कुल, एक अलग पहचान दी। और जब किसी विषय की पहचान बन जाती है तो उसकी पूरी संरचना यानी एक पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो हमारी मास्टर पीडीएफ है उसमें हमें एक 14 बिंदुओं वाला एक मास्टर सिलेबस देखने को मिलता है। जी, 14 बिंदु हैं उसमें। लेकिन इसे देखने से पहले ये बात साफ कर लें कि इस पूरे विषय के पिता के रूप में, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तू को जाना जाता है। हाँ, अरस्तू का नाम तो सबसे ऊपर आता है। अब अगर हम इस पूरे सिलेबस पर नजर डालें तो इसे 2 भागों में बहुत ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। आइए भाग 1 से शुरू करते हैं, जो कि इस विषय की बुनियाद है। भाग 1 को अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये सिर्फ टॉपिक्स की कोई लिस्ट नहीं है। तो क्या है? यह बल्कि जीवन के बनने और काम करने की एक पूरी कहानी की तरह है। इसकी शुरुआत होती है पहले बिंदु प्रमुख वैज्ञानिक और दूसरे बिंदु प्रमुख शाखाओं से। मतलब पहले हम उन लोगों को समझे जिन्होंने ये विषय बनाया और उसकी शाखाएं क्या हैं। एकदम सही। फिर हम सीधे आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो है कोशिका यानी सेल। और कोशिका तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर का। जी, और जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो 7वां बिंदु बनाती हैं, यानी ऊतक या टिश्यू। अच्छा, कोशिका से बने ऊतक। हाँ, फिर इन्हीं ऊतकों के जुड़ने से हमारा 6ठा बिंदु बनता है, जो है मानव शरीर। सेल फिर टिश्यू फिर ह्यूमन बॉडी। क्या बात है। अब जब एक पूरा शरीर बन गया तो उसे काम करने और चलने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए होगा। बिल्कुल, जो कि हमारा 4था बिंदु है, पोषण या न्यूट्रिशन। और जब इस पोषण में कोई कमी आती है या शरीर पर कोई बाहरी हमला होता है तो हमारा 5वां बिंदु सामने आता है, रोग यानी डिजीज। एक कहानी की तरह बैठा लें तो बायोलॉजी का पहला भाग तो यूं ही याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और सिलेबस का जो भाग 2 है वो इस समझ को और भी व्यापक बना देता है। भाग 2 में क्या है खास? देखिए, भाग 1 जहां एक व्यक्तिगत शरीर की बात कर रहा था, वहीं भाग 2 पूरी प्रजातियों और पर्यावरण की बात करता है। अच्छा, बड़े स्तर पर। जी, इसमें 8वां बिंदु है जैव विकास या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जो ये बताता है कि समय के साथ सजीव कैसे बदले और विकसित हुए। इवोल्यूशन। फिर आता है 9वां बिंदु वर्गीकरण और 10वां बिंदु पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। यहाँ थोड़ा सा रुककर पारिस्थितिकी को आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है एग्जाम के नजरिए से? पारिस्थितिकी का सीधा मतलब ये है कि कोई जीव या पौधा अपने आसपास के माहौल, वहाँ की मिट्टी, पानी और दूसरे जीवों के साथ कैसे तालमेल बिठाकर रह रहा है। बस यही इकोलॉजी है। मतलब जीव और उसके पर्यावरण का रिश्ता। जी बिल्कुल। इसके बाद सिलेबस में 11वां बिंदु आता है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जिसका मतलब है कि गुण या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। हेरिडिटी वाली बात हो गई यहाँ। हाँ, और इसके बाद के जो 3 बिंदु हैं 12, 13 और 14, वो पूरी तरह से पौधों की दुनिया को समर्पित है। यानी बॉटनी वाला ऐसा। जी, 12वां है पौधों का वर्गीकरण, 13वां है पौधों का आकारिकी। आकारिकी का मतलब है कि पौधे बाहर से कैसे दिखते हैं, जैसे उनका तना कैसा है, पत्ते कैसे हैं। बिल्कुल, मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं। और अंत में 14वां बिंदु है पौधों का हार्मोन और ऊतक। ये तो सच में पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान है। परीक्षा में इन्हीं 14 बिंदुओं के इर्द गिर्द सारे सवाल घूमते हैं और यही बायोलॉजी का पूरा ढांचा बनाते हैं। जी बिल्कुल, यही वो पिलर्स हैं जिन पर पूरी बायोलॉजी खड़ी है। तो अब आते हैं आज की इस विस्तृत चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा सीधे सवाल टकराते हैं। और वो है प्रमुख वैज्ञानिक। बिल्कुल, जीव विज्ञान के पुरोधा जिन्हें हम कह सकते हैं। हमें कुल 6 महान वैज्ञानिकों के काम को डिकोड करना है आज। जी, शुरुआत करते हैं लेमार्क से। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। हाँ, किताब के साथ साथ लैमार्क का एक सिद्धांत बहुत चर्चा में रहता है, जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो कौन सा सिद्धांत है? उसे कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाम तो काफी भारी भरकम है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई जीव अपने जीवन में किसी खास अंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है,
तो वो अंग मजबूत हो जाता है और थोड़ा विकसित हो जाता है। लेमार्क का ये मानना था कि जीव द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जो बदलाव कमाए या उपार्जित किए गए हैं, जो उसने खुद एक्वायर किए हैं। जी, वे बदलाव सीधे उसके बच्चों में यानी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। अच्छा, कैसे वो जिराफ की गर्दन लंबी होने वाला उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को खींचा और फिर वही लंबी गर्दन वाले गुण उनके बच्चों में ट्रांसफर हो गए। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। आज के समय में भले ही ये सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक कसौटी पर खरा न उतरे, लेकिन उस दौर में विकासवाद को समझने की दिशा में ये सोचने का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी नजरिया था। बिल्कुल, वो एक शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अरस्तू की तरफ। अरस्तू ने जंतुओं की दुनिया को तो अपनी किताब हिस्टोरिया में समेट लिया, लेकिन जो जीव एक ही जगह खड़े रहते हैं, यानी हमारे पौधे, उनका क्या? यहीं पर हमारे तीसरे वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने कमान संभाली थी। थियोफ्रेस्टस। जी, थियोफ्रेस्टस ने पौधों की दुनिया का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और इसीलिए उन्हें वनस्पति विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी की उपाधि दी गई है। फादर ऑफ बॉटनी। और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। परीक्षा के नजरिए से देखें तो यहाँ किताबों के नाम और उनके लेखकों का मिलान, जो मैचिंग वाले सवाल होते हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत बार आते हैं ऐसे सवाल। जैसे अरस्तु की हिस्टोरिया और थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटेरम के बीच का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। दोनों में हिस्टोरिया लगा है। जी, दोनों में हिस्टोरिया है। लेकिन प्लांटेरम यानी प्लांट, पौधों वाली किताब थियोफ्रेस्टस की है। ये याद रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूजन वाले सवाल आते हैं और यहीं पर ये स्पष्टता काम आती है कि प्लांटेरम मतलब प्लांट्स। बिल्कुल। अब जब इन दोनों ने सजीवों को जंतु और वनस्पति में बांट ही दिया, तो दशकों बाद हमारे चौथे वैज्ञानिक ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सजीव समय के साथ आखिर बदलते कैसे हैं। चार्ल्स डार्विन। हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की, जिन्हें आधुनिक जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है। डार्विन का काम विज्ञान के इतिहास में सच में एक भूचाल की तरह था। भूचाल तो था। इनकी सबसे मशहूर किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजातियों का विकास। उन्होंने दो मुख्य सिद्धांत दिए। पहला था विकासवाद का सिद्धांत और दूसरा प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। ये प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि प्रकृति कैसे चुनती है। प्राकृतिक वर्ण का सीधा सा मतलब यह है कि प्रकृति हमेशा उनका चुनाव करती है जो सबसे फिट होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी। मान लीजिए पर्यावरण में कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी। अब जो जीव अपने शरीर में बदलाव ला पाएंगे, घने बाल उगा पाएंगे या ठंड सहने की क्षमता विकसित कर लेंगे, वे ही बचेंगे। और बाकी प्रकृति उन्हें सिलेक्ट कर लेगी जो बदल पाएंगे, और जो खुद को उस बदलते पर्यावरण के हिसाब से ढाल नहीं पाएंगे, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मतलब जो अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल। इस सिद्धांत ने दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया था। वाकई प्राकृतिक वर्ण का ये सिद्धांत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। अब आते हैं हमारे पांचवें वैज्ञानिक पर, जिनके नाम के साथ एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बड़ी उपाधियां जुड़ी हैं। कैरोलस लिनियस। जी, कैरोलस लिनियस। उन्हें आधुनिक वनस्पति के पिता, वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और वर्गीकी के पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। इन भारी भरकम उपाधियों के पीछे उनका एक बहुत ही अहम काम है, और वो है दो जगत वर्गीकरण यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसी वर्गीकरण के तहत उन्होंने जिस चीज की शुरुआत की वो विज्ञान के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं थी, और वो है दो नाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लिनियस ने ये दो नाम पद्धति शुरू तो की, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? मेरा मतलब है, इसके बिना भी तो विज्ञान का काम चल ही रहा था ना पहले। काम तो चल रहा था, लेकिन भारी कंफ्यूजन के साथ चल रहा था। कंफ्यूजन कैसा? सोचिए, एक ही पौधे या जानवर को भारत के अलग अलग राज्यों में ही अलग अलग स्थानीय नामों से बुलाया जाता है, तो पूरी दुनिया की भाषाओं में उसके कितने नाम होंगे? हाँ, ये तो है, हर भाषा में अलग नाम होगा। इससे तो वैज्ञानिकों के बीच हमेशा भ्रम बना रहेगा कि वे आखिर किस जीव की बात कर रहे हैं। कोई कुछ नाम लेगा, कोई कुछ और। बिल्कुल, यानी एक ऐसा नाम चाहिए था जो पूरी दुनिया में एक समान हो, एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम। सटीक। और यही दो नाम पद्धति का सबसे बड़ा काम था।
इसने हर जीव को एक ऐसा वैज्ञानिक नाम दे दिया जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वैज्ञानिक तुरंत पहचान लेगा। जैसे होमोसेपियंस, इंसान के लिए। बिल्कुल सही। ये तो सच में विज्ञान में एक व्यवस्था या सिस्टम लाने वाला काम था। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस लिस्ट के छठे और अंतिम वैज्ञानिक तक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जी। इन्हें सूक्ष्म जैविकी के पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इनकी खोजों के लिस्ट को सच में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, अगर हम इनकी खोजों पर नजर डालें तो इसमें आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की खोज, जीवाणु की खोज और शुक्राणु कोशिका यानी स्पर्म सेल की खोज शामिल है। बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खोज है ना, वो है जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल की खोज। और वो भी साल 1674 में। जी, ये साल 1674 याद रखना कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है। जी, 1674 के उस दौर में जब जब तकनीक ना के बराबर थी, तब एक जीवित कोशिका को खोजना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? ये सब मुमकिन हो पाया उनके खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की वजह से। उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था? जी, ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के लेंस को इतना बेहतर बना दिया था कि इंसान पहली बार उस अदृश्य दुनिया को देखने के काबिल हुआ, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में अध्ययन के दायरे में जीवाणुओं के रूप में किया था ना। हाँ, बैक्टीरिया के रूप में। वही, ल्यूवेनहॉक के काम के बिना हमें शायद पता ही नहीं चलता कि पानी की एक बूंद के अंदर भी सूक्ष्म जीवों की एक पूरी दुनिया बसती है। तो ये थे वो 6 दिग्गज जिन्होंने सच में जीव विज्ञान की नींव रखी। अरस्तु के वर्गीकरण से लेकर डार्विन के विकासवाद और ल्यूवेनहॉक के माइक्रोस्कोप तक ये सफर बहुत ही शानदार रहा। बिल्कुल, अगर आज की इस पूरी चर्चा का हम सार निकालें तो वो अंत में दिए गए एक ही संदेश में सिमट जाता है, और वो है नींव मजबूत, तैयारी पक्की। नींव मजबूत, तैयारी पक्की। बहुत खूब। आज के सेशन में जीव विज्ञान का आधार और इन प्रमुख वैज्ञानिकों का मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी की परीक्षाओं में सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि छात्र इन तथ्यों का निरंतर अभ्यास करते रहें। चाहे वो किताबों के नाम हो या सिद्धांत हो। जी, चाहे वो किताबों के नाम हो, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत हो या फिर 1674 का वो ऐतिहासिक साल हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। निरंतर अभ्यास ही आपको दूसरों से आगे रखेगा इस कंपटीशन में। लेकिन आज के सेशन को खत्म करने से पहले जो बातें हमने आज सीखी, उन्हें जोड़ के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। वो क्या है? आज हमने देखा कि चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्ण सजीवों के विकास और उनके खुद को ढालने की बात करता है। जो पर्यावरण के अनुकूल है वो जीवित रहता है और आगे बढ़ता है। जी, सर्वाइवल की बात होती है। लेकिन साथ ही हमने शुरुआत में विषाणु यानी वायरस को एक अपवाद के रूप में देखा, जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, वो स्लीप मोड वाला कंसेप्ट। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जो चीज पूरी तरह से जीवित ही नहीं है, वो प्रकृति के इस प्राकृतिक वर्ण और विकासवाद के इतने बड़े सिद्धांत को कैसे चकमा देती है या उसका हिस्सा कैसे बनती है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। प्रकृति की ये पहेली वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि इवोल्यूशन के इस खेल में वायरस आखिर कहाँ खड़ा है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो जीव विज्ञान की गहराई को और बढ़ा देता है। छात्रों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी ऐसे ही मजबूत करते रहें।